तो आखिरकार पहला डूम्सडे का ट्रेलर लीक हो गया है जिसके सेंटर में कैप्टन अमेरिका है। आगे ऐसे 3 और ट्रेलर हैं। थॉर को सेंटर में रखकर अगला ट्रेलर है, फिर डूम का है और एक फुल ट्रेलर है। अभी के लिए अगर हम इस लीक ट्रेलर पर बात करें तो हमारे सामने भटकाने वाले भी मुद्दे हैं और कुछ दिमाग हिला देने वाले भी मुद्दे हैं। सबसे पहले ट्रेलर को समझ लेते हैं, फिर इसकी थ्योरीज और झोल पर बात करेंगे। शुरुआत होती है एक बाइक के रुकने से जिससे कैप्टन अमेरिका उतरते हैं। हेलमेट को टांग दिया जाता है और वो अपने घर की तरफ बढ़ते हैं जहां वो पैगी के साथ रहा करते थे। यहाँ स्टीव अपने बॉक्स में कैप्टन अमेरिका वाले सूट को देखते हैं और हैरान करने वाला सीन यहाँ ये आता है कि उनके हाथ में एक बेबी है। और फिर आखिरी में अवेंजर डूम्सडे में एक टाइमर चलता है 17 हफ्तों बाद वाला, जो इस टाइमर के हिसाब से डेट बनती है 29 मई, टोनी स्टार्क का जन्मदिन। और तब हमें एक लंबा फुल पावर अवेंजर डूम्सडे का ट्रेलर देखने को मिलेगा। अभी के लिए ये जो ट्रेलर हमें देखने को मिला है उससे एमसीयू डूम्सडे के लिए कनेक्शन तैयार कर रहा है। कनेक्शन कैरेक्टर के लिए और कनेक्शन मार्वल फैंस के लिए भी, क्योंकि एंड गेम के बाद काफी दिल टूटे हैं। खैर, ट्रेलर की टोन वाइब वेलकमिंग है और शांत है। कैप वापस आ रहे हैं और धीरे धीरे ऐसे ही जो मेन एवेंजर्स हैं, थॉर, आरडीजे, आयरन मैन, इन सबको ऐसे ही शुरुआत में दिखाया जाएगा। और अगर इस हिसाब से देखें तो 1 जनवरी वाले ट्रेलर में हमें डूम नजर आएगा और 8 जनवरी वाली ट्रेलर में हमें फुल ट्रेलर देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर हम इसका ब्रेकडाउन करें तो बहुत सी चीजें हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं। एक एक करके समझते हैं कि क्या है वो। नंबर 1, ये जितना भी हमें इस ट्रेलर में दिखाया गया है, क्या वो अवेंजर्स डूम्सडे मूवी में होगा? तो मुझे लगता है कि यहाँ अलग ही गेम चल रहा है, क्योंकि जिस ढंग से इस ट्रेलर में ये भी दिखाया गया है कि स्टीव रॉजर्स वापस आएंगे अवेंजर्स डूम्सडे के लिए, ये हमेशा से मार्वल मूवीज के आखिरी में दिखाया जाता है और ये ऐसा ही होगा, क्योंकि अवेंजर्स एंड गेम जो 2026 सितंबर को रिलीज होने वाली है, वहाँ ये पोस्ट या एंड क्रेडिट सीन में इसको रख दिया जाएगा। और जो डूम्सडे में यहाँ की जो कहानी होगी स्टीव और पैगी की और उनके बच्चे की, वहाँ उनका बच्चा 8 या 9 साल का होगा। क्योंकि डूम्सडे के इसी सेट पर हमने जो लीक कवर किया था कि यहाँ पर इनके घर के पास बच्चों का प्लेग्राउंड भी देखने को मिला है और यहाँ पर कुछ ऐसे ही चीजें हैं जिनका यूज 8 या 10 साल के बच्चे ही कर सकते हैं, न कि एक छोटा बेबी। इसीलिए ये जो पूरा ट्रेलर है वो एंड गेम का पोस्ट या एंड क्रेडिट सीन बनेगा और ये एंड गेम मूवी में ही ऐड होगा। यहाँ पैगी और कैप जो एक साथ रह रहे हैं, वहाँ से 8 या 9 साल का टाइम जंप भी दिखाया जाएगा, क्योंकि इनकी वजह से जो आगे फ्यूचर में जो हुआ है वो भी धीरे धीरे तैयार होने लगेगा। और फिर डूम का आना भी सही है, क्योंकि तब वो बताएगा कि तुम्हारे इस कांड की वजह से आगे क्या हो रहा है। दूसरी तरफ ये भी सवाल आता है कि मार्वल जैसे पहले ट्रेलर देता था, ये ट्रेलर उनसे काफी अलग है और यहाँ पर कैप को ऐसे मतलब कम समय के लिए और इस ढंग से दिखाने का क्या मतलब बनता है और कैप को ही क्यों चुना गया? तो इसके पीछे भी कई सारे रीजन है। सबसे पहले आ जाती है डूम्सडे की कनेक्टिविटी, मतलब ये मूवी कहीं ना कहीं से तो शुरू होनी है, इसीलिए जो फर्स्ट अवेंजर कैप्टन अमेरिका है तो वहीं से शुरू करते हैं। लोग नींद में हैं और वो भी जाग जाएंगे। दूसरा, एंड गेम को जो रूसो ब्रदर्स ने कैप की जगह छोड़ी है, उसी लेगेसी को कैप डूम्सडे में शुरू करने वाले हैं। तो ऐसे देखा जाए तो वास्तव में ये एक अच्छा प्लान है कि इस ट्रेलर की शुरुआत ओजी कैरेक्टर्स के साथ की जाए। वरना आप खुद सोचो, सैम विल्सन AKA कैप्टन अफ्रीका या शी हल्क अगर इस चीज की शुरुआत करते तो आपको पता है आपको कौन सी गालियां देनी है। फिलहाल इसके बाद दूसरा मुद्दा आता है कैप और पैगी का बेबी। कॉमिक्स में कैप के एक बच्चे का नाम जेम्स भी होता है। अगर MCU यहाँ पर बेबी को लड़का दिखाता है तो ये जेम्स रॉजर्स ही होगा। कमाल की बात यह है कि अब हर एक सुपर हीरोज के साथ बच्चा है। थॉर के साथ लव है, टोनी की डॉटर मॉर्गन है, फैंटास्टिक 4 के पास फ्रैंकलिन है जो अब आरडीजे के पास है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो MCU आगे यंग एवेंजर्स को प्लान कर सकता है बहुत बड़े स्केल पर। लेकिन इन बच्चों का योगदान डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में क्या होगा, ये अभी के लिए क्लियर नहीं है। लेकिन ये श्योर है कि इनकी जिंदगी भी दांव पे लगी है। मे बी आगे एवेंजर्स अपनी फैमिली और अपने बच्चों के लिए लड़ते नजर आए। फिलहाल अभी के लिए ये जो कैप और पैगी की फैमिली और बच्चे हैं, इससे रिलेटेड हमारे पास बहुत पहले एक लीक आया था। हमने कवर किया था कि कैप के इस कांड से डूम अपनी फैमिली और अपने टाइमलाइंस को खो देगा, जिससे पूरा मल्टीवर्स नष्ट होने लगेगा। इसलिए कैप डूम की नजर में ऐसा है कि मल्टीवर्स बचाने के लिए कैप को मरना ही होगा। लेकिन अब ये चीज कैप और डूम के लिए काफी लेट हो चुकी है, क्योंकि एक बार जो ब्रांच टाइमलाइन बन गई उसे मिटाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कैप ने एंड गेम के बाद अपनी पूरी लाइफ जी है, तो कैप की टाइमलाइन को मिटाना पॉसिबल तो नहीं है। और अगर कैप की इस टाइमलाइन को मिटा दिया जाए तब भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एक चेन रिएक्शन इनकर्जन तो शुरू हो ही चुका है। दूसरी तरफ इसे ऐसे भी देखो, जो हमने कैप को एंड गेम के लास्ट में ओल्ड कैप बना देखा है, ये ओल्ड कैप वही है जिसके हाथ में उनका बेबी है। मतलब यहाँ ऐसा है कि ये जो पारिवारिक कैप है उसका फ्यूचर हमने देख लिया है
और वही कैप ओल्ड मैन था और जिसने सैम को सील दी थी। मतलब एक चीज तो हमें यहाँ साफ दिख रही है कि ये जो पारिवारिक कैप है वो डूम्सडे में जवान रहकर डूम, इनकर्जन और मल्टीवर्स से निपटेगा। तो यहाँ ये भी हो सकता है कि जो ओल्ड कैप सैम से मिले थे उन्होंने डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के इवेंट को देखा हो और ये एंड गेम एक तरह का लूप है, क्योंकि यहाँ ओल्ड कैप कोई पोर्टल या टाइम ट्रेवल से नहीं आए बल्कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जी है। और अगर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जी है तो ये जो ट्रेलर में उनकी फैमिली और उनके बच्चे हैं ये ओल्ड कैप का पास्ट होना चाहिए। अब ऐसा देखा जाए तो कैप भी अपने एक लूप में चल रहे हैं और ऐसा ही होता नजर आ रहा है। और यहाँ ये सिर्फ कैप के साथ नहीं है बल्कि कैंग, डूम, आयरन मैन, थॉर, TVA और ह्यूमन्स ये सभी एक एंडलेस लूप में हैं। मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो हमने ओल्ड मैन कैप्टन अमेरिका को एंड गेम के एंडिंग में देखा ये वही कैप हैं जिनको हम इस ट्रेलर में देख रहे हैं। और इस ट्रेलर में जो हमें कैप दिखाई दिए हैं उनके हाथ में बेबी है और डूम भी इनके सामने ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओल्ड मैन कैप्टन अमेरिका है उनका पास्ट इस ट्रेलर में दिखाया जा रहा है और ये जो पास्ट है वहाँ पारिवारिक कैप है और जो डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के इवेंट में इन्वॉल्व होगा। अगर इन चीजों को MCU इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता है तो मुद्दे और भी हैं जो कैप के साथ जुड़े हैं, साथ ही आपके कुछ सवाल भी। जैसे बहुत लोगों को ये लग रहा है कि ये कैप जो हमें देखने को मिले हैं वो 616 के कैप नहीं है बल्कि एक अल्टरनेट कैप है। तो भाई लोग ऐसा नहीं है, ये 616 के ही कैप हैं और 616 से कैप और टोनी ये दोनों ही ऐसे बेचारे हैं जो इस मल्टीवर्सल वॉर में फंस गए हैं। बड़े और इंटायर कॉस्मिक स्केल पर देखा जाए तो इन सब की शुरुआत हुई एंड गेम के इवेंट से, लेकिन एंड गेम के इवेंट कराने वाला भी तो ह्यूमन्स था जिसने लोकी को TVA के लिए यूज किया, डूम को आयरन मैन के लिए यूज किया, कैप को भी यूज किया गया और पूरी अवेंजर्स टीम को यूज किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि ऐसे थॉर को भी यूज किया है, एक लिविंग यूनिवर्स इटर्निटी का अंश उसको एक लव के फॉर्म में दे दिया है ताकि जब एक बैटलवर्ल्ड बने या फिर यूनिवर्स की शुरुआत हो तो यहाँ से कुछ हिंट मिल जाए। दूसरा फैंटास्टिक फोर के पास फ्रैंकलिन भी है जो क्रिएशन में जान डाल देगा। अभी के लिए इन मुद्दों और ह्यूमन्स की तरफ नहीं बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मेरा एक सवाल है जो एंड गेम के समय से मेरे दिमाग में था। पहली बार जितना भी हमें ट्रेलर में देखने को मिला उसमें कैप का कॉस्ट्यूम था लेकिन कैप की शील्ड नहीं थी और यहाँ पर होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन्स को जब वापस रखने गए थे तब कैप के हाथ में म्यूनिर था और दूसरे में इन्फिनिटी स्टोन्स का ब्रीफकेस। वहीं जब यही ओल्ड कैप वापस आए तो उनके हाथ में शील्ड थी। आप खुद सोचो कि ये शील्ड ओल्ड कैप को कैसे मिली होगी और वो कौन सा पॉइंट होगा जहां ओल्ड कैप्टन अमेरिका के पास ये शील्ड आई होगी। इसका एक सीधा आंसर ये भी हो सकता है कि जब पैगी के साथ कैप थे तब कैप ने अपनी सारी कहानी बताई होगी और इधर पैगी पहले से ही शील्ड में काम कर रही होगी, तो मे बी पैगी ने ही कैप को ये शील्ड गिफ्ट की हो, क्योंकि आखिरकार ये कैप का दूसरा हथियार है तो ऐसा होना भी मुमकिन है। इसके बाद अगला आंसर है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हम जानते हैं कि MCU में पास्ट बदलने से फ्यूचर नहीं बदलता और जो पास्ट बदल रहा है उससे फ्यूचर में कोई पैराडॉक्स क्रिएट नहीं होगा। इसलिए अगर ये शील्ड कैप पास्ट में कहीं से भी लाते हैं तो फ्यूचर में इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस एक ब्रांच टाइमलाइन या अल्टरनेट पास्ट से एक फ्यूचर तैयार हो जाएगा और इसी अल्टरनेट पास्ट फ्यूचर से उस कैप का सामना कभी थैनोस से हुआ ही नहीं जिसकी वजह से ये शील्ड टूटती। मतलब जो हमने एंड गेम में दो टाइमलाइंस देखी, एक सेक्रेट टाइमलाइन जहां एंड गेम का इवेंट हुआ, दूसरी ब्रांच टाइमलाइन जहां कैप ने अपनी पूरी जिंदगी बिताई। और ये जो कैप की बिताई हुई जिंदगी है यही ब्रांच टाइमलाइन वाली कहानी है और यही हमें ट्रेलर में देखने को मिली है। मैं इस बात पे भी श्योर हूँ कि यहाँ पर ये जो ब्रांच टाइमलाइन देखने को मिली है ऐसे कई सारी और भी ब्रांच टाइमलाइन होगी। अगर मल्टीवर्सल ट्री को ध्यान से देखें तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर 2, 3, 4 ब्रांच टाइमलाइन होगी, बल्कि पूरा का पूरा झुंड होगा और इस झुंड में न जाने कितने कैप, कितने शील्ड और कितने सारे इवेंट होंगे जो पूरी तरह से बदल गए होंगे। फिलहाल आगे इस शील्ड का रहस्य और भी धीरे धीरे सुलझेगा, लेकिन एक चीज है जो कैप के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है, वो है इन्फिनिटी स्टोन्स को अपनी सही जगह पर वैसे ही रख देना जैसे उनको वहां से उठाए थे। हम जानते हैं कि ये चीज होना इम्पॉसिबल है, लेकिन ये भी मान लेते हैं कि अगर कैप ने ये इन्फिनिटी स्टोन्स वहीं के वहीं रख दिए तो फिर लोकी के भागने वाला मुद्दा टेसरेट गायब हो जाना, उस चीज को कैसे दिखाया जाएगा। अब इसे ये भी कह सकते हैं कि TVA ने सिक्योर कर दिया था तो लोकी का भागना अब कोई मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी हमने देखा कि टेसरेट उठाने की नाकाम कोशिश की गई, कैप का कैप से सामना हुआ और 60s में टेसरेट उठाया गया और उसको वापस रखा गया, में भी रखा गया। ये कायदे में टाइम ट्रेवल के अंदर दूसरा टाइम ट्रेवल है और यहीं से ये सारी गलतियां और तार जुड़े हुए हैं। पूरी तरह से यहाँ पर ब्रांच टाइमलाइन, सेक्रेट टाइमलाइन और ओरिजिनल टाइमलाइन वाला लफड़ा है
और ये चीज मैं अच्छे से समझता हूँ कि हर एक कैरेक्टर के साथ ये कैसे जुड़ा हुआ है और क्यों ओल्ड मैन कैप और ये टीजर में दिखाए गए कैप और एंड गेम में जो हमने कैप को देखा था, ये सभी एक ही है, बस अलग अलग टाइम जोन से और अलग अलग टाइमलाइन से। लेकिन की पॉइंट ये है कि ये एक ही यूनिवर्स और एक ही अर्थ पर है। ये सारी खिचड़ी क्या है इसको मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए हम बेसिक पर बात कर लेते हैं। अब इसमें एक चीज ये भी है कि डूम इस पारिवारिक कैप के पास आएगा। जैसे हमने लीक्स कवर किया था वैसा ही डूम का मोटिव सुपर हीरोज और उनसे होने वाले इनकर्जन को फिक्स करना है। मतलब यहाँ गुनेगार सुपर हीरोज हैं, इसलिए डूम यहाँ कैप के साथ लड़ाई की कोशिश करते हुए भी नजर नहीं आएगा। डूम पहले से ही टोनी जैसा दिखता है और कैप का दोस्त हुआ करता था, जिसने दुनिया बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया था और अब वो कैप के सामने खड़ा है। ये सीन सच में इमोशनल होगा और डूम कैसे भी कैप को मैनिपुलेट करके उसको अपने साथ काम कराने के लिए राजी कर लेगा, जैसे अभी सू और फ्रैंकलिन को यूज कर रहा है। लीक में हमने वांडा का भी नाम सुना है और डूम की एक इविल टीम होगी जो डूम के लिए काम करेगी। आखिरी में डॉक्टर स्ट्रेंज भी 616 के डूम के साथ नजर आएंगे और ऐसे डॉक्टर डूम की एक इविल टीम बनती नजर आएगी। ये सब इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इनकर्जन और मल्टीवर्स को ये सभी बचाना चाहते हैं। तो जो भी वजह हो, अगर वो यहाँ साथ दे रहे हैं और एक एडवांटेज भी है इनका साथ लेने की, तो डूम पीछे क्यों हटेगा। वहीं पूरे मल्टीवर्स में 616 पर ही ऐसे क्यों कांड हो रहे हैं और यहीं से क्यों पूरे मल्टीवर्स को बचाया जा रहा है। तो मार्वल मल्टीवर्स में 616 एक सेंट्रल यूनिवर्स है और अगर इस यूनिवर्स में इनकर्जन या ये सारी चीजें होती हैं तो कुछ ही मिनटों में पूरा मार्वल मल्टीवर्स नष्ट हो जाएगा। इसके अलग अवेंजर डूम्सडे में कई मुद्दे और भी हैं, जैसे कैरेक्टर्स और उनकी टाइमलाइन और उनकी ब्रांच टाइमलाइन और उन ब्रांच टाइमलाइन में पहुंच चुके हैं जो अब सुपर हीरोज। इनकी कहानी एक अल्टरनेट अलग ही चल रही है। बोले तो एंड गेम के बाद हमने जितना भी कुछ देखा है वो सारे कैरेक्टर ब्रांच टाइमलाइन में शिफ्ट हो गए हैं। इसीलिए टाइमलाइंस को बचाने का पहला नियम ये कहता है कि ब्रांच टाइमलाइन को उड़ा दो और अगर ब्रांच टाइमलाइन को उड़ा दिया जाता है तब एंड गेम के इवेंट तक कहानी पहुंच जाएगी जहाँ से ये लूप चालू हुआ है। लोकी का भागना नहीं होगा और फिर से एक ऐसा ही लूप चलना शुरू हो जाएगा। मतलब हीरो मिस जो कह रहा था वो सही था, कितना भी कुछ कर लो, कितना भी बचाने की कोशिश कर लो, आखिरी में वही कुर्सी पर नजर आएगा। इसके अलग एक चीज और भी है, हमें अब तक पता है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद एक सॉफ्ट रिबूट होगा। रूसो ब्रदर्स ने इस पर अपने विचार भी प्रस्तुत किए थे। उन्होंने कहा था कि सॉफ्ट रिबूट शब्द डराने वाला है, वो रिबूट तो करेंगे लेकिन ये रिबूट जैसा नहीं होगा। आपने जो कुछ भी देखा है वो रिबूट के बाद वैल्यू रखेगा और कनेक्ट भी रहेगा, लेकिन नए सुपर हीरोज, नए विलन और नए यूनिवर्स इनसे ऐड हो जाएंगे। मतलब कहने का ये है कि जैसा हमने सीक्रेट वॉर्स कॉमिक सीरीज में देखा था कि फ्रैंकलिन ने मल्टीवर्स को रिक्रिएट किया, तब सभी सुपर हीरोज और सुपर विलन उस समय पहुंच गए थे जहां से इनकर्जन इवेंट की शुरुआत हुई थी। लेकिन अब जब इसे क्रिएट किया गया तब इनकर्जन वाला लफड़ा नहीं है और इसी में ही माइल्स मोरालिस का कोई यूनिवर्स नहीं था, इसलिए स्पाइडरमैन यूनिवर्स में उसको जगह मिल गई। डूम को एक नया चेहरा मिला और कुछ छोटे मोटे बदलाव हुए। अगर ऐसे एमसीयू में देखें तो सॉफ्ट रिबूट में ये सभी सुपर हीरोज उसी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां से इनकर्जन शुरू होना था और सॉफ्ट रिबूट के बाद वो इनकर्जन नहीं होगा और वो पॉइंट अभी के लिए एमसीयू के अंदर अवेंजर्स एंड गेम इवेंट है। मे बी आगे हमें कुछ यूनिवर्स ऐसे भी दिखाई दें जहाँ एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, अवेंजर्स एक साथ एक टीम की तरह हो। हमें नए कैप, टोनी और थॉर भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अभी इसके लिए बहुत समय बाकी है। आगे इन चीजों पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अगर आपने यहाँ तक सुना हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब तो डूम्सडे का ट्रेलर भी आ गया है तो तैयारियां शुरू कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।